ओके, जैसा कि हम लोग को देखना था आज कैपिटल गेन। ऑलरेडी हम लोगों ने पिछले क्लास में कुछ चीज़ें फंडामेंटल्स पढ़ ली थी, तो चलिए देखते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तो जैसा कि हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था, कैपिटल गेन जो है वो कंप्यूट किया जाता है, और जाहिर सी बात है कैपिटल गेन होता क्या है, कब है, जब हम लोग कैपिटल एसेट्स को सेल करते हैं। और कैपिटल गेन क्रिएट करने के लिए कुछ पॉइंट्स का कंप्लीट होना ज़रूरी है। जो पॉइंट्स नीचे दे रखा है, कंडीशन आर सेटिस्फाइड, देयर इज अ कैपिटल एसेट, सच में वो कैपिटल एसेट हो और सच में उसका ट्रांसफर किया जा रहा हो, और ट्रांसफर कब हुआ हो, ट्रांसफर प्रीवियस ईयर में किया गया हो, और उसको बेचने पे प्रॉफिट लॉस या कह लो गुड मॉर्निंग यानी कि लॉस हुआ हो। सच प्रॉफिट गेन इज नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, वो एग्जेम्प्ट किसी तरीके से ना हो, जो भी गेन है, कैपिटल गेन है, वो किसी भी तरह एग्जेम्प्ट नहीं होना चाहिए। फिर हम लोगों ने पढ़ लिया था कैपिटल एसेट्स किसे कहते हैं। कैपिटल एसेट्स का मतलब कोई भी प्रॉपर्टी हो सकता है, वो फिक्स्ड, सर्कुलेटिंग, मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल हो सकता है। फिर हम लोगों ने बस ये पढ़ लिया था हाँ कि इन सब कुछ कैपिटल एसेट्स में आपको ये सारी चीजें दिख तो रही हैं, लेकिन हाँ जो नीचे दी गई है बट डज नॉट इंक्लूड दीज वन, इन सबको हम लोग कैपिटल एसेट्स नहीं बोलते। जैसे हमारे गुड्स में जो हमारा जो बिजनेस का स्टॉक है, जो कंज्यूमेबल स्टोर्स है, जो रॉ मटेरियल्स है, ये सब क्या नहीं होती, ये सब कैपिटल एसेट में नहीं आती। पर्सनल अफेक्ट की चीजें भी क्या नहीं आती, वो भी कैपिटल एसेट में नहीं आती। जस्ट लाइक कपड़े या फिर कह लो फर्नीचर्स, ये सब नहीं आते जो पर्सनल यूज में है। हाँ, लेकिन अगर हमारी अगर बात करते हैं ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, एनी वर्क ऑफ आर्ट, ये सब क्या आता है, ये सब कैपिटल एसेट में आती है, ये सब पर्सनल यूज में नहीं गिनी जाती। नेक्स्ट, एग्रीकल्चरल लैंड है, अगर रूरल एरिया में है तो उसको भी हम लोग कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे, इस पर हम लोग डिस्कस भी कर चुके थे, क्यों नहीं। नेक्स्ट, ये जितने भी गोल्ड बॉन्ड्स हैं जो गवर्नमेंट ने इशू कर रखे हैं ना, ये सारे के सारे क्या नहीं है, ये सभी कैपिटल एसेट में नहीं आते। बाकी ये भी बता दिया था, जो हम लोग दीपावली में से पूजा करने के लिए हम लोग गोल्ड या सिल्वर के जो कॉइन्स खरीदते हैं, सोने के सिक्के या चांदी के सिक्के खरीदते हैं दिवाली वाले के उपलक्ष्य में, तो वो सब जो होता है ना, वो सब भले पूजा हम लोग करते हैं, लेकिन वो भी कैपिटल एसेट में आती है। ओके, सो इस पे हम लोगों ने काफी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, ठीक है ना। आगे हम लोग को पढ़ना था आज कंपुटेशन ऑफ कैपिटल गेन। देखिए, कंपुटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज, कंपुटेशन ही पढ़ना था। व्हाट इज कंपुटेशन, जरा समझते हैं कंपुटेशन। जाहिर सी बात है, अभी तक हमने सैलरी का कंपुटेशन पढ़ा, हाउस प्रॉपर्टी का कंपुटेशन पढ़ा, पीजीपीपी कंपुटेशन पढ़ा। अब हम लोग कैपिटल गेन के बारे में बात करेंगे। जब हम लोग कैपिटल गेन के बारे में बात करते हैं, कैपिटल गेन दो तरह के होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे किसकी, पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कंपुटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बारे में डिस्कस करेंगे। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें देख लीजिए, सबसे पहले क्या, मैं यहाँ पे पर्टिकुलर लिख देता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे अमाउंट, इसको मर्ज कर देते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज अगर हम लोग बात करते हैं कि क्या होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में, या इसमें सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज तो हमें देखना होता है सेल्स कंसिडरेशन। सेल्स कंसिडरेशन अगर आप समझ रहे हैं, तो जो भी एसेट हम बेच रहे हैं, जिस भी एसेट्स को हमने क्या किया है, हमने बेचा है, किस प्राइस पे हमने उसे सेल किया है, किस प्राइस पे हमने उसको सेल किया है, ये सब चीजें, एसेट्स को बेचने का जो अमाउंट है, जो प्राइस, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पे, सेल्स कंसिडरेशन कह रहे हैं। तो सेल्स कंसिडरेशन, इसमें से फिर लेस करेंगे क्या, सेल्स कंसिडरेशन में से फिर लेस करते हैं हम लोग क्या, अगर कोई भी एक्सपेंसेस अगर हुए हैं, कोई भी एक्सपेंसेस अगर हमने अगर पेड किए, तो उसको हम उसमें से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो सेल्स कंसिडरेशन में
कोई भी अगर एक्सपेंसेस हमने अगर पेड किए हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, सेलिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर जिसको हम लोग बोलते हैं, मैं उसको बोलता हूँ सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंस, इसमें से आप लेस कर लोगे, अब जो अमाउंट आएगा इसको हम लोग कहते हैं नेट सेल कंसिडरेशन। ठीक है, अब इसमें से देखिए, अब इसमें से देखो क्या लेस करना है। सबसे पहली चीज हमने देखा कितने में हमने बेचा हुआ एसेट, फिर इसमें सेलिंग एक्सपेंसेस घटा दिए, नेट सेल कंसिडरेशन आ गई। अब इसमें से लेस करेंगे क्या, एक्विजिशन कॉस्ट। सबसे पहले इसमें लेस करते हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब क्या है, कितने में हमने खरीदा था, कितने में हमने उस एसेट को परचेज किया था, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। फिर इसमें सेकेंड नंबर पे लेस करते हैं क्या, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। ठीक है, ये दो चीज पहले लेस करते हैं उसमें से। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक चीज मैंने बताना मैं भूल गया, यहाँ पे कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है, इसका ही मतलब आपको समझ में आना चाहिए। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स का मतलब क्या होता है। तो अगर हम लोग बात करें शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स की, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स किसे कहते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स किसे कहते हैं, इसको हम लोग थ्योरी के थ्रू देख लेते हैं। सीधे यहाँ कंप्यूटेशन नीचे ये ग्राफ था ऊपर, ये ग्राफ हम लोग स्टडी नहीं किए थे, गैप कर दिए थे, यही था। तो देखिए कैपिटल एसेट्स के बारे में यहाँ पे दे रखा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स और यहाँ पे लॉन्ग टर्म। तो अगर आप देख लो यहाँ पे फॉर शेयर्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, यूटीआई, जीरो कूपन बॉन्ड्स हो गए, अदर लिस्टेड सिक्योरिटीज हो गए, इन सब के लिए अगर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज की इन सब की बात करेगा, मोर देन 12 मंथ है तो लॉन्ग टर्म होता है, 12 मंथ से कम है तो शॉर्ट टर्म है। और अगर हम लोग बात करें अदर एसेट्स की, तो उसके लिए 36 मंथ काउंट किया जाता है। 36 मंथ से अगर ज़्यादा का है, समय का है, तो उसको हम लोग लॉन्ग टर्म कहते हैं, 36 मंथ से कम का है तो शॉर्ट टर्म कहते हैं। अच्छा, बिल्डिंग के केस में चेंजेस हैं नियम। बिल्डिंग के केस में ध्यान रखिएगा, उसमें जो कंसेप्ट चलता है वो 2 ईयर का कंसेप्ट चलता है। 2 साल से अधिक का है तो लॉन्ग टर्म, 2 साल से कम का है तो शॉर्ट टर्म। इस चीज का सब लोग ध्यान रखिएगा। तो हम लोग अभी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स के ऊपर जो गेन हो रहा है उसको हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। सेल्स कंसिडरेशन, सबसे पहले सेलिंग एक्सपेंसेस लेस कर दीजिए, नेट सेल कंसिडरेशन आ जाएगा। इसमें दो चीजें लेस करनी होती है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। जैसे इन दोनों को लेस करोगे आपका आ जाएगा ग्रॉस इनकम फ्रॉम कैपिटल या ग्रॉस इनकम फ्रॉम, ग्रॉस सीधे एसटीसीजी लिख देते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब ये ग्रॉस है, क्यों, क्योंकि इसमें से भी क्या मिलता है, कुछ एग्जेम्पशंस मिलते हैं। तो एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 वो हम लोग पढ़ेंगे, 54 है, 54 डी है, 54 ई है, वो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो एग्जेम्पशन सारे 54 में मेंशन किए गए। वो जब एग्जेम्पशन भी हम लेस कर देते हैं तब जा करके हमारा क्या आता है, तब हमारा आ जाता है टैक्सेबल या फिर नेट कह लो, एसटीसीजी। तो ये जो फॉर्मेट है ना, यही पूरा कंप्यूटेशन है किसका, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का।
लॉन्ग टर्म में कोई खास फर्क नहीं है, थोड़ा सा बस फर्क आपको दिखेगा, कंप्यूटेशन उसका भी ऐसे ही होता है। तो चलिए देखते हैं, उसको भी कंप्यूटेशन को समझते हैं। और हम लोग नीचे बात करेंगे किसकी, कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, सबसे पहले देखिए सेल्स कंसीडरेशन, इसमें से लेस कर देंगे क्या, सेलिंग एक्सपेंसेस सेम है, नेट सेल कंसीडरेशन वैसे ही है, लेस। अब बस यहाँ पे क्या होता है, लॉन्ग टर्म में हम लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की जगह पे हम लोग क्या लेस करते हैं, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम लोग को यहाँ पे लेस करना होगा। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी, अगर इम्प्रूवमेंट भी 3 साल से पहले अगर दे रखे हो, इम्प्रूवमेंट भी लॉन्ग टर्म है, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, इम्प्रूवमेंट का भी इंडेक्स कैलकुलेट करोगे। ठीक है, उसका भी इंडेक्स कैलकुलेट हो जाएगा। अब जो आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रॉस एसटीसीजी, एसटीसीजी नहीं कहेंगे सॉरी, ग्रॉस एलटीसीजी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसमें से लेस करेंगे क्या, एग्जाम्पशन अगेन, अब जो आ जाएगा वो टैक्सेबल या नेट एलटीसीजी। अब यहाँ पे ये सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है, सर ये इंडेक्स होता क्या है, इन दोनों फॉर्मेट में फर्क क्या है। यहाँ तो हमने सीधे कॉस्ट लेस कर दिया, कितने में हमने खरीदा था, यहाँ पे कॉस्ट नहीं लेस कर रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं इंडेक्स कॉस्ट। तो इंडेक्स का मतलब क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। तो पहले मैं इस पे एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए हमने क्या किया, हमने कोई एसेट बेच, हमने एक बिल्डिंग परचेज किया, ठीक है ना। ठीक है, तो हमने एक बिल्डिंग परचेज किया, बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी थी, इसकी कॉस्ट थी सपोज करिए 10 लाख, तो 10 लाख में मैंने इसको खरीदा था। ठीक है, फिर इस पे इम्प्रूवमेंट भी किया। ओके, सो इसके ऊपर इम्प्रूवमेंट करीबन 1 लाख रुपए मैंने खर्च किया उसके इम्प्रूवमेंट के ऊपर। और हमने सेल करते समय हमें कमीशन देना पड़ा, कमीशन ऑन सेल जो देना पड़ा वो करीबन कितना देना पड़ा, सपोज 2%, 2% हमने कमीशन दिया, कमीशन ऑन सेल्स, दैट्स इट। अब इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम लोग निकालेंगे क्या, कंप्यूट करेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अच्छा, एक और चीज नहीं पता चला हमें, सेल्स कितने में किए, तो सेल्स हमने किया है, सपोज सेल्स हमारा हुआ है ओके 20 लाख में, तो उस प्रॉपर्टी को मैंने 20 लाख में बेच दिया है, तो सेल्स कंसीडरेशन देखिए 20 लाख है। ठीक है, अब सेलिंग एक्सपेंस देखिए 2% दिया गया, तो बेचते समय में 2% कमीशन देना पड़ गया, 40,000 रुपये कमीशन चला गया। नेट सेल कंसीडरेशन देखिए कितना है, 20 लाख में से माइनस हो जाएगा 40,000 रुपये, 19,60,60,000 रुपये में फाइनली हमने एसेट को सेल किया। अब देखिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी थी, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, हमने 10 लाख में एसेट को परचेज किया, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट हमने उस पर इम्प्रूवमेंट कितने की किया, हमने 1 लाख रुपए और खर्च किया उसके इम्प्रूवमेंट के ऊपर। अब ग्रॉस एसटीसीजी कितनी है, देखो इसे 19,60,000 में से माइनस हो जाएगा क्या, ये दोनों लेस हो जाएगा ना, कितने में खरीदा था और उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट जो किया था मैंने, तो करीबन ग्रॉस एसटीसीजी आई आपका 8,60,000 रुपये। अब एग्जाम्पशन देखिए कुछ है, मान लीजिए कोई एग्जाम्पशन नहीं मिल रही है हमें, तो फाइनली यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही आपका नेट या टैक्सेबल क्या आ जाएगा, एसटीसीजी यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब सवाल उठता है इस पे टैक्स कैसे देना है,
तो इसको आपको जाहिर सी बात है, इसको इट विल एडेड, ठीक है, इनटू योर इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम एंड स्लैब रेट विल एप्लीकेबल, ठीक है ना, यानी स्लैब रेट लगा दीजिएगा। बहुत सिंपल है ये, यानी 8,60,000 रुपये अब आपकी नॉर्मल इनकम में जुड़ेगी और उस पर जो भी स्लैब रेट है, स्लैब रेट के अकॉर्डिंगली आप टैक्स देंगे। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर हम लोग स्लैब रेट के अकॉर्डिंगली टैक्स देते हैं। बस ध्यान रखिए अगर शेयर बेचते समय अगर वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ हो तब उसके लिए एक रेट सेट है, वो अभी हम लोग थोड़ी देर में पढ़ेंगे। अब हम लोग बात करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। तो सेम एग्जांपल हम उठाते हैं, सेम एग्जांपल, सेम एग्जांपल हम उठा रहे हैं। इसमें देखो कॉस्ट यही है, इम्प्रूवमेंट यही है, कमीशन ऑन सेल भी है, सेल्स कंसिडरेशन भी है। बस यहाँ पे हम लोग बात करेंगे लॉन्ग टर्म की। मान लीजिए हमने ये खरीदा कब था, खरीदा था हमने 2005 में। 2005 बहुत पीछे हो जाएगा, 2000 हम लोग कर लेते, 15 कर लेते, 2015 में खरीदा था। इम्प्रूवमेंट भी 2000, चलो 16 कर लेते, 16 में हमने इम्प्रूवमेंट किया था। ओके, और सेल कब किया है, 2000 जनवरी 2020, हमने 2020 में हमने बेच दिया, ठीक है। जनवरी 2020 का मतलब हो गया 19-20 में हमने बेचा, प्रीवियस ईयर 19-20। अब इस क्वेश्चंस पे अब देखिए हम लोग निकाल लेंगे लॉन्ग टर्म, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है 2020 और हमने 5 साल पहले हमने खरीदा था, तो जाहिर सी बात है ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हुआ। अब इस पे देखिए कैसे निकालेंगे। सेल कंसीडरेशन कितने में है, सबको पता है वही 20 लाख, तो 20 लाख में हमने सेल कर दिया। सेलिंग एक्सपेंस क्या हुआ, इसके ऊपर कितना परसेंट, 2%। अब यहाँ पे हमारा नेट सेल कंसीडरेशन 19,60,000। अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इक्वेशन देखो क्या होता है, कैसे निकलता है। इसमें तो कहने का मतलब क्या है, हमने ऊपर जब शॉर्ट टर्म कर रहे थे तो जितने में खरीदा था सीधे हम वो लेस कर रहे थे, लेकिन इंडेक्स में क्या कहता है कि हमने 10 लाख में 2015 में खरीदा था, लेकिन हमको निकालना है कि उस 10 लाख रुपए की प्राइस इस 19-20 में क्या थी, यानी उस समय का जो 10 लाख रुपए है 19-20 में वो कितने रुपए के बराबर है, ठीक है। तो इसके लिए हमें हेल्प लेनी होती है इंडेक्स की। तो इंडेक्स टेबल देखो हमारे पास दिया होगा, तो ये इंडेक्स टेबल देखो दे रखा है 81-82 से। इसके अनुसार कहने का मतलब है कि 81 में देखो 100 है, फिर 82-83 में 109 है, फिर 116 है, बढ़ते 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 16-17 तक दिया है 1125, यानी कि एक तरह से कह सकते हो कि 81-82 का 100 रुपया 16-17 में 1125 रुपए के बराबर है। लेकिन ध्यान रखिएगा हम लोग इस इंडेक्स टेबल को नहीं फॉलो करने वाले, पता है क्यों, क्योंकि इंडेक्स टेबल इस गवर्नमेंट ने रिवाइज कर दिया है। तो हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को नया इंडेक्स टेबल हम लोग को समझना होगा। तो देखिए कॉस्ट ऑफ, इसको हम लोग कहते हैं कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स, महंगाई की दर कैसे बढ़ रही है, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स का चार्ट दिया होगा, चार्ट वाइज, हाँ देखिए दे रखा है। पहले अगर हम लोग बात करें अपने बुक में जो देख रहे हैं
इसमें बेस ईयर किसको स्टार्ट किया था, 81-82 से स्टार्ट किया था, इसको बेस ईयर बोलते हैं जब से स्टार्ट करते हैं, और 16-17 तक गया। लेकिन गवर्नमेंट ने रिवाइज किया और इस बार बेस ईयर बताया किसको, 2001-2002 को, उसको 100 रुपये माना। ठीक है, फिर 2002-2003 में 5% इन्फ्लेशन रहा होगा तो 105 हो गया। 2003-2004 में फिर 109 हुआ। ये महंगाई इधर बढ़ते 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 इस समय तक का है 19-20 का भी 20-21, हमको तो 19-20 तक का ही चाहिए क्योंकि हमने अभी एसेट बेचा है। 20-21 का भी दे चुका है 301 रुपया। तो यानी कि एक तरह से कह सकते हो कि 2001-2002 का 100 रुपये, यानी उस समय जो 100 रुपये में हम खरीद सकते थे, 2020-21 में वो कितने की मिल रही है, 300, एक करीबन तिगुना। ठीक है, तो हम लोग इस इंडेक्स को हम लोग को फॉलो करना होगा। तो इंडेक्स देखिए कैसे हम लोग यूज करते हैं, कॉस्ट ऑफ इंडेक्स। अब हमें क्या करना है, उस 10 लाख की जो वैल्यू थी वो आज जनवरी 2020 में कितने रुपए की वैल्यू के बराबर है। जनवरी 2020 मतलब क्या हुआ, ये प्रीवियस ईयर 19-20 हुआ। इक्वल टू लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, कितने में हमने खरीदा था। तो 10 लाख में खरीदा था, डिवाइड बाई उस समय का, ये कब का इंडेक्स की, उस समय का इंडेक्स क्या था, तो उस समय का इंडेक्स 289 देख लिए क्या, 2015 की बात कर रहा है ना, यस 2015-16। तो 2015-16 में जो इंडेक्स था 254 था। 240 यस सर 14-15 नहीं, 15-16, 2015 लिखा है तो 15-16 मानो। ठीक है, यस सर तो 254, तो डिवाइड बाई 254 हो जाएगा। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, उस समय की कॉस्ट डिवाइड बाई उस समय का इंडेक्स। ठीक है, या फिर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे समझ लो कि हमेशा करंट इंडेक्स ऊपर रहता है और उस समय प्रीवियस इंडेक्स नीचे रहेगा। तो हम लोग करंट इंडेक्स देख लेते हैं क्या है, तो 19-20 का हमें इंडेक्स लेके चलना है क्योंकि प्रीवियस ईयर 19-20 है। तो 289 था, तो 289 ऊपर रहेगा और 15-16 का इंडेक्स नीचे रहेगा। तो 289 डिवाइड बाई 254, ये इंडेक्स समझ में आना चाहिए आप लोग को। हमेशा ध्यान रखिए करंट इंडेक्स ऊपर रहेगा, करंट इंडेक्स डिवाइड बाई उस समय का इंडेक्स जिस समय हमने उसको एक्विजिट किया था यानी खरीदारी किया था। और इस फॉर्मूले को ऐसे भी समझो ना कि हमेशा ऊपर वाली संख्या ऊपर रहेगी और नीचे कम वाली संख्या नीचे रहेगी। तो अधिक वाली संख्या जाहिर सी बात है करंट इंडेक्स ऊपर रहेगा, ज्यादा वैल्यू ज्यादा पॉइंट किसका होगा, करंट इंडेक्स का। और उस समय जब खरीदारी किया था उस समय का इंडेक्स क्या रहेगा, हमेशा कम रहेगा। तो कम वाली चीज नीचे होनी चाहिए, अधिक वाली चीज ऊपर, मल्टीप्लाई बाई कितने में हमने एक्विजिशन कितने में किया था, हमने एक्विजिशन हमने किया था 10 लाख में। सीधे इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखो आ रहा है 11,37,795। इसका मतलब क्या है, उस समय जो 10 लाख में हमने एक बिल्डिंग परचेज की थी, आज के समय में वो कितने रुपए के बराबर है, यानी उस समय का 10 लाख रुपए 2015 का 19-20 में कितने रुपए के बराबर है, 11,37,795 के बराबर। अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, हमने इम्प्रूवमेंट भी किया था 1 लाख रुपए का। अब 1 लाख भी इम्प्रूवमेंट कब किया था, 2016। इसका भी इंडेक्स निकालना होगा आपको। तो जरा ध्यान से देखिए, करंट इंडेक्स ऊपर रहेगा 289, ये तो क्लियर है, सेट है, डिवाइड बाई। अब 2016-17 में जरा देखिए, 2016-17 में इंडेक्स था 264, 264 मल्टीप्लाई बाई कितने में हमने इम्प्रूवमेंट किया था, 1 लाख इंटर। तो उस समय का 1 लाख रुपए इस समय के 1,09,469 रुपए के बराबर है। तो हम 1 लाख नहीं लेस कर रहे, हम 1,09,469 रुपए लेस कर रहे हैं, ये अच्छी चीज है। अगर 1 लाख लेस करते तो आई थिंक ज्यादा प्रॉफिट बचता। अब ज्यादा लेस कर रहा है तो कम प्रॉफिट आएगा, बहुत अच्छी चीज है। गवर्नमेंट ने इंडेक्सेशन दे रखा है कि आप इंडेक्सेशन के अकॉर्डिंगली आप वैल्यू लेस करिए।
लेकिन हाँ, ये किस केस में होगा, इंडेक्स कब कैलकुलेट किया जाएगा, जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आप कैलकुलेट कर रहे हो। शॉर्ट टर्म में इंडेक्स नहीं निकालना होता है, सीधे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करिए, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट लेस करिए। इंडेक्स सिर्फ लॉन्ग टर्म के केस में निकलेगा। अब चलिए देखते हैं ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल, ये कितना बचा फिर फाइनली, सम ऑफ आ गया। फाइनली इसी को हम लोग क्या कहेंगे, नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो यहाँ देखिए ऊपर कितना रहा था 8,60,000, इधर कितना रहा 7,12,735। तो इंडेक्स का आपको फायदा दिख रहा है, प्रॉफिट कम हुई। अब सॉल्व करते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा था कि ये तो ग्रॉस टोटल इनकम में जुड़ के इस पे स्लैब रेट लगेगा, बट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर स्लैब रेट नहीं लगता है, इस पे फ्लैट रेट लगता है, फ्लैट रेट 20% टैक्स। 20% आपको टैक्स सीधे देना है इसके ऊपर, यानी अगर 20% टैक्स भी अगर मैं निकाल लूँ तो करीबन इसके ऊपर कितना टैक्स बन रहा है, करीबन 1,42,547 रुपये आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर स्लैब रेट नहीं लगता, लॉन्ग टर्म गेन के ऊपर अलग से गवर्नमेंट ने रेट डिफाइन किया है कि इसके ऊपर 20% टैक्स आप सीधे सीधे देना पड़ेगा। तो ये था आपका लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कंप्यूटेशन, दोनों को मैंने एक सैंपल के थ्रू, एक एग्जांपल के थ्रू भी आपको समझा दिया। तो हम लोग ध्यान रहे, इसी इंडेक्स टेबल को हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग फॉलो करने वाले हैं। तो नया इंडेक्सेशन ही हम लोग फॉलो करेंगे, पुराने इंडेक्सेशन से हमें कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रहे। मैं देखता हूँ यहाँ पे आ सकता है कि नहीं आ सकता है। चलिए आ गया, नया इंडेक्सेशन मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, बाकी लेआउट और चलिए ठीक है। बाकी अगर हम लोग बात करते हैं इसकी, ये जो इंडेक्स टेबल था, जैसे कि मैंने बोला ये पुराना हो चुका था, हालांकि इसमें आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलता, इसमें बेनिफिट इसलिए ज़्यादा मिलता क्योंकि उस समय का देखो 100 रुपये इस समय के 1,125 रुपये के बराबर है। लेकिन इन्होंने, गवर्नमेंट ने ये इंडेक्सेशन टेबल हटा ही दिया है, तो इसलिए मैं भी इसको हटा दे रहा हूँ, डिलीट कर दे रहा हूँ। बाकी इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे दे रखा है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालना है तो क्या करना है, CIA ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर, करंट ईयर जिस समय ट्रांसफर किया, जिस समय बेचे उस समय का इंडेक्स, डिवाइड बाई उस समय का इंडेक्स जिस समय तुमने खरीदारी किया। ठीक है, इसी तरह से, और हाँ ये मल्टीप्लाई था, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाई था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट मल्टीप्लाई करंट ईयर का इंडेक्स, ईयर ऑफ ट्रांसफर और ईयर ऑफ इम्प्रूवमेंट। हाँ एक चीज मैं बताना भूल गया कि यहाँ पे अगर इम्प्रूवमेंट सपोज करो 19-20 में ही होती या 18-19 में ही होती, तो हम इम्प्रूवमेंट का इंडेक्स नहीं निकालते। ठीक है, यानी कि इम्प्रूवमेंट किसी भी चीज का इंडेक्स आप तभी निकालना जब लॉन्ग टर्म होगा, अगर लॉन्ग टर्म नहीं है तो इंडेक्स निकालने की जरूरत नहीं है, सीधी सीधी बात। अब चलिए देखिए यहाँ पे, ये कंप्यूटेशन हमने सीख लिया। अब हम लोग को देखना है क्या, एनी इम्प्रूवमेंट बिफोर 1 अप्रैल 1990, ये 1981 है, अब यहाँ पे लिखना होगा 2001। ओके, कोई भी इम्प्रूवमेंट, एनी इम्प्रूवमेंट बिफोर 1 अप्रैल 2001 इज इग्नोर्ड। अगर 2001 सर से पहले अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट होगा तो उसे आप इग्नोर कर देना। हाँ बोलो। सर ये क्वेश्चन था सर, जब हम लोग पढ़े थे तो सर उसमें पढ़ाया गया था कि मतलब अगर 1 साल से कम का मतलब वो कैपिटल रहता है सर, उसको शॉर्ट कैपिटल बोलते हैं सर। नहीं, उसको हम लोग पढ़े थे, फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट की डेफिनेशन आपने पढ़ी थी वो। यस सर। वो फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट की डेफिनेशन थी। यहाँ फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट नहीं है, कैपिटल एसेट की बात हो रही है। इनकम टैक्स के देखो डेफिनेशन, इनकम टैक्स में बहुत सारी चीजें, टर्म्स आपको अलग मिलेंगी। यहाँ पे हम कैपिटल एसेट यस बोलते हैं, सर। वहाँ फिक्स्ड एसेट्स पढ़ रहे थे कि 1 साल से कम का होता है जिसको
तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, करंट एसेट। 1 साल से अधिक अगर चलेगी और उससे हम बेनिफिट उठाएंगे तो उसको हम लॉन्ग टर्म यानी फिक्स्ड एसेट्स कहते थे। तो यहाँ पे जो यस सर। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स की जो डेफिनेशन है वो भी क्या है, चेंज है। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना होगा। यस सर। तुम लोग इसको यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, क्या है देखो यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स, ठीक है। यस सर। तो तुम लोग आराम से यहाँ पे टाइप ऑफ कैपिटल एसेट्स पढ़ सकते हो। यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स के बारे में हालांकि अपने बुक में भी दिया हुआ है। एन एसेट्स हेल्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 36 मंथ और लेस, 36 मंथ या उससे लेस का है तो उसे हम क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स कहते हैं। द क्राइटेरिया ऑफ 36 मंथ हैव बीन रिड्यूस्ड टू 24 मंथ्स। अच्छा, ये 36 मंथ का क्राइटेरिया की तो क्या किया गया, रिड्यूस किया गया 24 मंथ फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी। सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए 24 महीने का समय किया गया। पहले 36 महीने का सबका होता था, लैंड बिल्डिंग सबका, लेकिन अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था कि बिल्डिंग लैंड के केस में है ना, या हाउस यस सर। प्रॉपर्टी उसके केस में 24 महीना लेना। और ये कब से चेंजेस हुआ है, 2017-18 से, ठीक है। फॉर इंस्टेंस यस इफ सर। यू सेल हाउस प्रॉपर्टी आफ्टर होल्डिंग अ पीरियड ऑफ 24 मंथ, एनी इनकम अराइजिंग विल बी ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन प्रोवाइडिंग दैट प्रॉपर्टी इज सोल्ड आफ्टर 31 मार्च 2017। बस वो प्रॉपर्टी कब बेची जानी चाहिए, 31 मार्च 2017 के बाद। लॉन्ग टर्म तुम समझ ही गए होगे, 36 मंथ है, ठीक है। 24 मंथ यस किस सर। केस में, the reduced period for aforementioned 24 month is not applicable to movable property such as jewelry, debt oriented mutual fund, etc. ठीक है ना, इन सब के लिए 24 महीना है, इसका टर्म नहीं काम आता है। बाकी सब के लिए तो 36 मंथ है, लेकिन किसके लिए, ज्वेलरी के लिए और ये म्यूचुअल फंड्स के लिए नहीं आता है। दे विल बी क्लासिफाइड लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स if held for 36 month earlier as earlier. Some assets are considered short-term capital assets when these are held for 12 month or less. तो मैंने आपको बता दिया जो सिक्योरिटीज होती हैं, सिक्योरिटीज समझते हैं सब लोग, शेयर वेयर हो गया, शेयर डिवेंचर बॉन्ड्स, उसके यस केस सर। में सिर्फ 12 मंथ का कंसेप्ट रखा गया है कि अगर सिक्योरिटीज अगर है, सिक्योरिटीज भी एसेट्स होती है ना, तो इन सब के केस में कहा गया है 12 महीने से कम का है यस तो सर। शॉर्ट टर्म है, 12 महीने से ऊपर का है तो लॉन्ग टर्म, ठीक। और ये रूल कब से एप्लीकेबल हुआ ये सब बता रखा है। अब इन एसेट्स में देखो क्या क्या आएगा इस 12 मंथ के कंसेप्ट में। तो ये देखो लिखा है, इक्विटी शेयर्स हो गया, प्रेफरेंस शेयर्स हो गया इन कंपनी लिस्टेड रिकॉग्नाइज्ड एक्सचेंज हो, सिक्योरिटीज लाइक डिबेंचर हो गया, बॉन्ड्स हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई, ठीक है। यूनिट ऑफ यूटीआई वेदर कोटेड और नॉट, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है ना, वेदर कोटेड और नॉट, जीरो कूपन बॉन्ड्स वेदर कोटेड और नॉट। तो इन सब के लिए कौन सा मंथ, इन सब के लिए 12 मंथ का कंसेप्ट चलता है। 12 मंथ से ऊपर का है तो लॉन्ग टर्म, 12 मंथ से कम का है तो शॉर्ट टर्म। तो मेरे ख्याल से इतना काफी होगा, आपको समझ में आ गया होगा। फिर से मैंने थोड़ा हाईलाइट कर दिया, थोड़ा डिटेल्स में चले गए हम लोग, ठीक है। तो यस इसके सर। कंसेप्ट को हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग अपने बुक में भी मेंशन कर लेते हैं क्योंकि बुक में थोड़ी थियरी में कमी है, तो उस कमी को हम लोग पूरा कर लेते हैं। चलिए ठीक, तो ये हो गया, उसके नीचे चार्ट भी आ गया, कंप्यूटेशन भी आ गया। अब सॉल्व द रेट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो रेट्स के बारे में देखिए क्या डिस्कस करना है, यहाँ पे दिया भी है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर मैंने आपको पहले बता दिया कि 20% फ्लैट रेट
लगता है एक्सेप्ट ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, इन दोनों को छोड़ देना बस। बाकी सबके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर कितना लगता है 20% टैक्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ऑन अगर इक्विटी शेयर्स यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है तो उस केस में कितना लगेगा, उस केस में 10% लगेगा ऑन अबव 1 लाख रुपीज। अगर 1 लाख से ज्यादा का अगर आपने कैपिटल गेन कमाया हुआ है तो उसके ऊपर कितना लगेगा 10% का टैक्स, अगर 1 लाख से ज्यादा का इनकम है तो। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जाहिर सी बात है क्या होता है, द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज एडेड टू इन योर इनकम एंड टैक्स रिटर्न्स एंड टैक्स पेयर इज अकॉर्डिंग टू हिज इनकम टैक्स स्लैब। तो स्लैब रेट के अनुसार देना पड़ता है, वो तो मैंने बता ही रखा है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है। लेकिन अगर तुमने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किसको बेच करके कमाया है, अगर सिक्योरिटीज के ट्रांजेक्शन से, सिक्योरिटीज अभी पीछे पड़ा था तो सिक्योरिटीज के केस में तो 15%, यानी आपको इतना ध्यान रखना है लॉन्ग टर्म के ऊपर 20% टैक्स, शॉर्ट टर्म के ऊपर, लेकिन शॉर्ट टर्म अगर सिक्योरिटीज को बेच के हुआ है तो 15% टैक्स, बाकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो स्लैब रेट। एक मिनट, इसी में और होगा, नहीं दिया है, चलिए छोड़िए। अब हम लोग अपने बुक पे आ जाते हैं। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा था, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या था, हाँ ये, अगर कोई इम्प्रूवमेंट उस समय का हो जिस समय का इंडेक्स है ही नहीं, हम लोग का इंडेक्स स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2001 से, ठीक है, तो अगर 1 अप्रैल 2001 से पहले की अगर कोई अगर इम्प्रूवमेंट है, कोई एसेट मैंने खरीदी, मान लो कब खरीदा, 1995 में खरीदा था, उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट भी किया था 1996 में, तो उस समय के इम्प्रूवमेंट को सिर्फ